नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राज्यों से जुड़ी हुई तमाम खबरें। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। वहीं उनका साथ देने के लिए गिरिराज सिंह भी गोड्डा पहुंचे। वहीं निशिकांत दुबे और उनके कार्यकर्ता ट्रेन से नामांकन के लिए गोड्डा में पहुंचे। साथ में राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए इस दौरान निशिकांत दुबे को बधाई भी दी और पिछले 10 साल के कार्यकाल को भी जनता के सामने रखा। साथ ही बहुत सारे विकास के मुद्दों पर भी जनता के सामने कई वादे किए गए हैं। यदि आप मुझे जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो मैं देवघर से रेल लाइन बनाऊंगा जो गोड्डा तक आएगी और उसी ट्रेन से चढ़कर मैं नामांकन करने आऊंगा। मोदी की गारंटी में वो पूरा हो गया है और इसी कारण से मैं ट्रेन से आया। अगली मेरा ये गारंटी है, मोदी की गारंटी, कि 2024 में गोड्डा यदि मैं नामांकन करने या कराने आऊंगा तो यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं को गोड्डा से बिठा के बटेश्वर स्थान ले जाऊंगा। वहाँ तक रेल लाइन जाएगी, वहाँ गंगा पर पुल बनेगा, गंगा स्नान करूंगा उत्तर वाहिनी का और सबको भोजन कराऊंगा। कार्यकर्ताओं का इतना हुजूम हो रहा है, क्या मान रहे हैं आप? कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं। ये चुनाव एक तरफा है। इस चुनाव में इस बार कहीं कोई परेशानी नहीं है और ये गोड्डा जो है झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से जीती जाने वाली लोकसभा। क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा केवल मोदी की। सर कांग्रेस संविधान बताने की बात कर रही है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा तो उसी दिन मर गई जिस दिन की संविधान में सेकुलर शब्द आए। बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा तो उसी दिन मर गई जिस दिन की उन्होंने राम दरबार का जो है फोटो संविधान से बाहर गया। और उधर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सेना की जमीन की अवैध खरीद बिक्री के साथ ही अनेक संदेहास्पद जमीन सौदे के आरोपी विष्णु अग्रवाल के बीच हुई मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी का अवांछित और छिपा हुआ चेहरा फिर से सामने आ गया है। झारखंड में भ्रष्टाचार के जितने भी मामले सामने आए हैं उन सभी की गहराई से और निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। साथ ही पत्रकारों से बातचीत में ये भी कहा कि बीजेपी के जो नेता अपने आप को बहुत अधिक ईमानदार और महामानव बताते हैं वो बाबूलाल मरांडी भी उस बेहद चर्चित और विवादास्पद मुलाकात में साथ में है और इससे साफ साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के मामले में दोहरा रवैया है और न केवल उसकी कथनी और करनी में अंतर है बल्कि स्थिति इतनी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सभी लोगों के सामने विष्णु अग्रवाल जैसे लोगों के साथ निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात में भी परहेज नहीं है। इस राज को ये लोग जानबूझ करके और विशेषकर आदिवासियों का जमीन का पूरा आज मैं कहूंगा बिल्कुल जिम्मेवारी पूर्वक उनके टीम में जितने लोग थे कौन पैसा लगाता है उसमें, कौन लगा रहा है पूरा यहाँ से वहां तक बोलता है, डेमोग्राफी का बात करता है, घुसपैठिया का बात बोलता है। ये पूरे रांची में कौन लोग भर गया है तुम्हारा? इसका डेमोग्राफी खत्म हो गया, आदिवासी लोग खत्म हो गया यहाँ से, खत्म हो गया। और सिर्फ एक आप डेमोग्राफी कहीं के बाद, अरे डेमोग्राफी का बात कर रहा है तो राजधानी की भी बात करो। डेमोग्राफी बिगड़ गया है, आदिवासी आपके घर से बेघर हो गए हैं पूरा। आए दिन शिकायत हो रहा है, उनका जमीन लूटा जा रहा है। डेमोग्राफी की बात करते तो बोकारो की बात करो, डेमोग्राफी की बात करते तो धनबाद जमशेदपुर का बात करो। और उधर सिंबल आवंटित होने के बाद सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार को तेज कर लोगों से मिलकर अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इसी क्रम में धनबाद लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने धनबाद लोकसभा के चास प्रखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि 10 वर्षों से लोग विकास का इंतजार कर रहे हैं। विकास को लेकर दावा किया जा रहा था वो गांव में देखने को नहीं मिल रहा है। आज तो कुछ भी नहीं हुआ है, आपको भी पता है और मेरी पूरी जनता को पता है। वही उसी का रोना रो रही है कि हर घर नल का वादा हुआ था, नल तो कहीं भी नहीं है। हर घर शौचालय का वादा हुआ था, शौचालय भी कहीं नहीं है। पर हाँ, इंदिरा आवास योजना का जो वादा हुआ था वो आज तक बरकरार है और वादा ही नहीं, वो बनाकर दिया गया था, वो आज भी वहीं खड़ा है। अच्छा, क्या लगता है कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? कितना बहुत समर्थन मिल रहा है। खासकर महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी आशावाद हैं, आशा भरी नज़रों से देख रही हैं
उन्हें लग रहा है कि शायद इस बार अगर कुछ होगा तो हमारे लिए होगा, और महिला के लिए होगा, मतलब पूरे घर के लिए होगा। पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर दिए? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी आश्वस्त लग रही है? पूरी आश्वस्त लग रही हो, आगे 4 जून को पता चल। उधर प्रत्याशी अब बुद्धिजीवियों के बीच जाकर अपनी बातों को रखने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने बोकारो के जायका होटल के सभागार में बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया। इस दौरान बोकारो विधानसभा क्षेत्र के सभी धर्म और जाति के समुदाय के बुद्धिजीवी मौजूद रहे। इस दौरान बुद्धिजीवियों ने धनबाद में कांग्रेस प्रत्याशी के विजन पर भी चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हम धनबाद के लिए बेहतर विकास का काम करेंगे और चुनाव में जीत भी हासिल होगी। वहीं कांग्रेस नेता रणविजय सिंह ने कहा कि धनबाद लोकसभा जो विकास में पीछे रह गया है, उसको दूर करने के लिए पढ़ी लिखी प्रत्याशी अगर सांसद बनती है तो वो संसद में धनबाद की आवाज बुलंद करेगी। धनबाद की जनता, कोयलांचल की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। यहाँ पे एम्स आने की बात थी, एम्स नहीं आई। यहाँ पे एयरपोर्ट आने की बात थी, एयरपोर्ट नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के ही शासनकाल के 3 बार के सांसद रहे हुए थे। उसके पूर्व में ही तो बता रहा हूँ मैं, ये तीसरा टर्म था। उसके पूर्व एक टर्म सिर्फ ददई दुबे जी रहे, उसके बाद फिर उसके पहले फिर रीता वर्मा जी रहे। तो भाजपा ही होते आया है। लेकिन भाजपा के राज्य में पूरे कोयलांचल को क्या मिला आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारा लोगों से ये दरख्वास्त है कि एक बार जो पढ़ी लिखी बहू है आपकी अनुपमा जी, उनको वोट दे करके इस लोकसभा क्षेत्र से विजयी बना करके भेजें, ताकि जो क्षतिपूर्ति, जो लोगों का जो विज़न है कि डेवलपमेंट का किस एरिया का नाम होता है, एयरपोर्ट कैसे आएगा या फिर एम्स कैसे आएगा, वो ये अपना बात को सदन में रखें। उधर शहर के लुम्बी सर्कुलर रोड स्थित निजी होटल में बीजेपी कार्यकर्ता विजय पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता विजय पांडे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार लेकर आएगी। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पार्टी पूरे देश में कई केंद्र के साथ साथ स्थानीय योजनाओं को लेकर कार्य कर चुकी है, जैसे कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों का मुफ्त अनाज, उज्ज्वला गैस योजना, कई अन्य योजना गरीबों के हित में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की हैं, जो निश्चित तौर पर कई गरीब इस लागू योजना की वजह से लाभ ले पा रहे हैं। इसलिए इस बार पूरे देश में फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मैं धनबाद वासियों से अपील करना चाहता हूं कि अपना मतदान बीजेपी प्रत्याशी और नरेंद्र मोदी का कमल छाप पर बटन दबाकर अधिक से अधिक मतों से विजय बनाएं। माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी और हमारे कद्दावर विधायक राज सिन्हा जी सर्व सम्मानित हैं। सारे लोग उनको सम्मान करते हैं। के बोल वचन जो है, बोल वचन प्रत्याशी के, वही तो लोगों के बीच में एक तरह के हमारे प्रत्याशी, वो कुछ वीडियो में कुछ आगे पीछे हो रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रत्याशी सबके पास जाने का और सबसे आशीर्वाद लेने का कार्य कर रहे हैं। वहां भी जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे और सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्य रूप से पार्टी हमारी माँ है। पार्टी ने, इस माँ ने सारे कार्यकर्ताओं को दूध पिलाने का कार्य किया है और इस माँ को सारे कार्यकर्ता वफादारी से माँ के साथ सहयोग करेंगे और हम लोग विजयी होंगे। और उधर धनबाद के विनोद बिहारी चौक स्थित झारखंड के पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर कुछ सामाजिक तत्वों की तरफ से काले कपड़े से प्रतिमा को ढक दिया गया, जिसके बाद स्मारक समिति से जुड़े लोगों ने घटना का जोरदार विरोध किया और इसके साथ ही असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि इन दोनों लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का जो दौर है वो चल रहा है। इस बीच असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगड़ने के उद्देश्य से इस तरह की घटना को रात में अंधेरे में अंजाम दिया। ऐसे में आसपास के मॉल और संस्थानों में लगी सीसीटीवी कैमरे से जांच कर आरोपियों की पहचान कर उन पर उचित कानूनी कार्रवाई करने पर ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके।
आम पब्लिक है, प्रशासन है, प्रशासन का यहाँ ड्यूटी है, लेकिन प्रशासन इसको कोई जिम्मेवारी नहीं समझा। इसलिए हम लोग स्मारक समिति के तमाम मेंबर लोग मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं और इसका उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जो भी विरोधी का दल लोग किए हैं। उधर सासाराम लोकसभा सीट से कांग्रेस ने मनोज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन भी शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे और उन पर नामजद शिकायत थाने में 8 अप्रैल को दर्ज हुई थी। मनोज कुमार के बेटे उज्जवल कुमार ने नाबालिग को अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि मेरी बेटी निजी स्कूल में पढ़ाई करती थी। इस बीच मेरी बेटी के नाबालिग होने के कारण उसके यौन शोषण करता था। उसे घुमाने के नाम पर भी उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस मामले को लेकर पहली बार पीड़िता और उसकी मां मीडिया के सामने आई और सारे आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा कि मेरे साथ कोई बलात्कार और अपहरण नहीं हुआ। कोर्ट में पीड़िता के पिता भी केस सुलह करने का आवेदन दे चुके हैं। वहीं सासाराम लोकसभा संसदीय सीट के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम के छोटे भाई भारती ने बताया कि मेरे बड़े भाई मनोज कुमार और भतीजा उज्जवल कुमार पर झूठा आरोप लगाकर राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं तब जब मेरे भाई को सासाराम संसदीय सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और उधर रोहतास की पहली महिला ड्रोन पायलट जूही कुमार ने नैनो यूरिया का छिड़काव किया। प्रखंड क्षेत्र के गांव में सरपंच के मूंग के खेत में प्रशिक्षण के दौरान ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया गया। वहीं महिला ड्रोन पायलट जूही कुमार इस दौरान आपको बता दें कि रूपी बांध की रहने वाली हैं। महिला ड्रोन पायलट जूही कुमार ने बताया कि हमें इफ्को फूलपुर प्रयागराज से ड्रोन प्राप्त हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि 10 मिनट में 1 एकड़ खेत में ड्रोन से छिड़काव हो जाता है। ड्रोन के आ जाने से किसानों को समय और लागत की बचत होगी। वहीं इफ्को के क्षेत्रीय वरिष्ठ प्रबंधक रमेश कुमार ने बताया कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का छिड़काव करने के लिए इफ्को ने जूही कुमारी को ये ड्रोन दिया है और ये रोहतास जिले की पहली महिला ड्रोन पायलट है। उन्होंने बताया कि ये जो ड्रोन है इसमें 10 लीटर पानी लगेगा जो 10 मिनट में 1 एकड़ में छिड़काव करेगा और किसानों का समय और बचत भी यहां पर होगी। और अभी तक रोहतास जिले में 5 ड्रोन इफ्को के माध्यम से आए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने झारखंड में 3 जनसभाएं की और कहा कि झारखंड के लोगों को जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने खूब भरमाया है। हमेशा यही भ्रम फैलाते हैं कि मोदी और बीजेपी सरकार आई तो यहाँ के जल जंगल जमीन को लूट लेगी, जबकि पूरे झारखंड वासियों को पता है कि यहाँ की जमीन को लूटने वाला एकमात्र आदमी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जमीन लूटने के मामले में, माइंस के लिए जमीन लेने के मामले में जेल में हैं। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार को घेरते हुए साय ने कहा कि झारखंड की धरती खनिज संसाधन, वन संसाधन, उपजाऊ मिट्टी से भरपूर है। झारखंड में आयरन का सबसे बड़ा डिपो है, लेकिन झारखंड की गठबंधन सरकार ने यहाँ के बेटे बेटियों के भविष्य की कभी भी चिंता नहीं की। यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार देने की जगह संसाधनों को जमकर लूटा गया। ऐसे लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव में इनको सबक सिखाना है। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों कक्षाओं के टॉपर्स से इस दौरान वीडियो कॉल पर बात करते हुए उन्हें बधाई दी है। बच्चों के लिए अपने मुख्यमंत्री से इस तरह अचानक रूबरू होना बेहद आनंददायक अनुभव रहा। साय ने बच्चों से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में भी पूछा। अपने मुख्यमंत्री से सीधे वीडियो कॉल पर जुड़े भाव विभोर बच्चों में से किसी ने IAS बनने की बात कही तो किसी ने बैंकिंग सेक्टर में जाने की योजना बताई। सीएम साय ने उनकी हर मनोकामना पूरी होने की कामना की और उन्हें लगातार परिश्रम करते रहने के लिए कहा। बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चों सहित उनके अभिभावकों और गुरुजनों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी।
गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। आपने अपने जिले का नाम रोशन किया है, जसपुर का। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके पेरेंट्स को भी बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा, आपके पापा भी हैं? कौन है बगल में? पापा है। पापा, चलिए आपको भी बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई मुकेश जी। हाँ सर, धन्यवाद सर। चलिए, आपकी बच्ची ने जसपुर जिले का नाम रोशन किया है। हाँ सर, वो तो है, आपकी भी तो बच्ची है सर। हाँ, हमारी भी बच्ची है। क्या बनने का इच्छा है बेटा आगे? सर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, सीए बनना है। सीए बनना है। चलिए, आपको शुभकामनाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और उधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने देश और प्रदेश की जनसांख्यिकी में आ रहे बदलाव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि डेमोग्राफी का चेंज होना भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में उल्लेखित आंकड़ों के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्यतः जनसंख्या में ऐसी बढ़ोतरी नहीं होती है, इसलिए इसमें कितनी संख्या में घुसपैठिए हैं इस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसको स्पष्ट करना होगा कि किन किन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है। हिंदुओं की संख्या कम हो जाए, यह भी चिंता का विषय है। हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आएगी, मैं यह भी कहना चाहता हूं। हिंदुओं की संख्या जिस रेशियो में 7.8% बता रहा है, आप इस जनसंख्या का सोचें कितना करोड़ों में यह संख्या आएगी। और जो जनसंख्याएं बढ़ी हैं वो लगभग 50% तक बढ़ी। तो ये कितनी बड़ी बात है भाई। इतनी जनसंख्या सामान्यतः नहीं बढ़ सकती, ये कैसे बढ़ गई? कांग्रेस ये प्रश्न सुनिए मेरी बात को एक मिनट। ये प्रश्न विशेष ऐसा है कि इतने दिनों में 50% के लगभग जनसंख्या नहीं बढ़ सकती, सामान्यतः नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है, कितना घुसपैठ हो गया है, इसको स्पष्ट करना होगा। किन किन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है उसकी स्पष्टता पर जानी होगी, और उसके बाद वहां पर सारा जनमानस तैयार होना चाहिए। इसके लिए सबको समझना पड़ेगा इस बात को, और नहीं तो भारत ऐसे ही विभाजन के दंश झेल चुका है और ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के। और उधर विधायक विकास उपाध्याय ने हर साल की तरह इस साल भी अक्षय तृतीया पर पुलिस के जवानों को गमछा, छाता और पानी की बोतल बांटी। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के मुताबिक अक्षय तृतीया से गर्मी बढ़ती है। हमारे पुलिस जवान भीषण गर्मी हो या ठंड हो या बरसात हो, उसको सहते हुए भी अपना फर्ज निभाते रहते हैं ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। इसलिए उन्हें थोड़ी राहत पहुंचाने के मकसद से उन्होंने ये पहल छात्र राजनीति के समय से ही की हुई है। विकास उपाध्याय प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के अवसर पर अलग अलग चौक चौराहे पर जाकर यातायात पुलिस के जवानों को छाता, गमछा और पानी की बोतल वितरित करते आ रहे हैं। यातायात पुलिस की सेवा से ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। लाखों करोड़ों गाड़ियों के बावजूद सड़क पर आम जनता आसानी से चल सके, इसके लिए रात दिन यातायात पुलिस के जवान सड़क पर डटे रहते हैं। पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, इसलिए पुलिस का हमको हमेशा, उन्होंने कहा, कि सम्मान करना चाहिए। उधर डिंडोरी जिले के बजाग विकास खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस दौरान मोबाइल टॉर्च की रोशनी से महिला का प्रसव किया गया है और बीमार मरीजों का मोमबत्ती के सहारे उपचार किया गया। दरअसल 5 दिन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विद्युत सप्लाई बंद है, जिसके चलते मजबूरी में डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च के सहारे गर्भवती महिलाओं का प्रसव करा रहे हैं और मोमबत्ती के सहारे ही बीमार मरीजों का उपचार कर रहे हैं। इसका वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ। गौरतलब है कि शासन और प्रशासन के लाख दावे और वादे के बावजूद जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही देखने को मिली। दरअसल पूरा सिस्टम वेंटिलेशन पर है, जिसका नजारा आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं।
उधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस जांच पड़ताल में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि पैसों के विवाद में बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को मृतका का गोद लिया बेटा भी बताया। बाद में परिजनों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो आरोपी बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घर के बाथरूम से महिला की लाश बरामद की और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसमें जो अभी जो जानकारी आ रही है उसमें करीब बेटे ने जो शेयर मार्केट में बेटे ने करीब 15-16 लाख रुपए थे वो इन्वेस्ट किया था, वो लॉस हो गया था। मां के नाम पर मकान था और करीब 30 लाख रुपए की एफडी थी। तो बेटे की कहीं न कहीं नजर उस संपत्ति पर थी और इसी संपत्ति के लोभ में उसने जो ये घिनौना कृत्य किया है। अभी जो जानकारी अभी जो है बेटे से और इस संबंध में और पूछताछ चल रही है। संभवतः जो अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उसने बेटे ने अपने मां को सर पे मारा है किसी चीज से। उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और घटनास्थल के आसपास का मुआयना करके अपन आगे की जो कार्रवाई है विधिवत वैधानिक वो करेंगे। और उधर दमन में युवा बीजेपी नेता की हत्या ने सनसनी फैला दी है। खबर मिली कि दमन में बीजेपी के युवा नेता विकी हरी टंडेल की बीती रात घर में घुसकर हत्या कर दी गई। खबर आग की तरह फैल गई। वहीं दमन पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए कुछ घंटों के अंदर खुलासा कर दिया। इसके बाद सभी अचंभित हो गए। पुलिस ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि संपत्ति विवाद को लेकर बीती रात विकी हरी टंडेल और उसके बड़े भाई अशोक हरी टंडेल के बीच विवाद हुआ था, जिसमें अशोक ने विकी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें विकी गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल को इस दौरान सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर लगते ही दमन पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि घटना के पीछे संपत्ति विवाद मुख्य कारण है और मुख्य आरोपी अशोक हरी टंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।